हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे आसियान कंट्री का। तो आसियान ग्रुप है, तो जानेंगे कि ये कंट्री जो आसियान ग्रुप है कब बना, क्यों बना, कैसे बना, और साथ में इसमें इंडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन आसियान ग्रुप का, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आसियान कंट्री का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये साउथ एशियन जो कंट्री है उनका है, रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको अगर हम ये कब इस्टेबल हुआ था, तो ये इस्टेबल तो हुआ था 69 में जाकर के। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है पॉलिटिकली एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ राइजिंग द टेंशन बिटवीन द कॉलोनियल नेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक। मतलब ब्रिटिश के बाद में जो उसमें टेंशन जो एक इंक्रीज हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टेक डाउन करने के लिए इसकी स्टेबल की गई थी। तो इसका ये एक मोटो है जो कि वन विजन और वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन या किस ग्रुप का ये क्या है, मोटो है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। अगर हम बात करें तो ये 8 अगस्त का इसका सेलिब्रेट किया जाता है एशियन आसियान डे के तौर पे। और इसका इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की क्या है, ये कैपिटल है। अब यहाँ पर इसके कितने मेंबर हैं, तो टोटल 10 मेंबर हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्नोई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया। देखो इनको याद करने का सिंपल सा तरीका आप मैप के थ्रू अगर करते हैं तो यहाँ हमारा प्यारा भारत की इसकी बाउंड्री मिलती है, और ये है क्या, म्यांमार। ये म्यांमार है, और म्यांमार के जस्ट यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे थाईलैंड है, और ये लाओस है, ये इसके पास में ये वियतनाम है, और यहाँ पर आपको पड़ता है क्या, कंबोडिया। तो कंबोडिया पड़ता है, और यही थाईलैंड के साथ में ही यहाँ पर ये जो है आपका मलेशिया पड़ जाता है, और ये छोटा सा एक कंट्री है जो सिंगापुर है। ऐसे ही यहाँ पर बर्नोई ये छोटी सी कंट्री है जो कि ये मलेशिया के ही रीजन में आ जाती है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये क्या, इंडोनेशिया, और ये जो ग्रीन है ये है यहाँ पर फिलीपींस। तो कुछ इस तरीके का 10 कंट्री हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये वाला रीजन है सीधे से आप याद कर सकते हो, इसमें से क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और ये कंबोडिया है। फिर इसके बाद ये छोटी जो ये जो आपका ब्लू है, तो ब्लू वाटर जो ये इसमें दे रहा है, तो ब्लू रीजन ज़्यादा दिख रहा है जो कि ये क्या है, इंडोनेशिया है। तो कोई भी अगर इस तरीके का आपको कभी भी मेंबर किसी भी ग्रुप का आपको, चाहे वो G20 का हो, जहाँ आप किसी भी का, ब्रिक्स का हो, G20 है, ICO हो गया, किसी भी कंट्री के मेंबर अगर ग्रुप ऐसा दिया उसका अगर आपको मेंबर याद करना है तो मैप के थ्रू अगर आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको वो मेंबर हमेशा याद रहेंगे। अब यहाँ से आगे हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ आसियान, इसकी जो उत्पत्ति हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो जानते हैं उसके बारे में। तो हुआ यह था कि 1967, ये उसी समय का दौर था जब ईरान के साथ 6 डे वार हुआ था। आपको अगर मालूम हो कब, इराक का है, उसका इजराइल का 6 डे वार आपको मालूम होगा 1967। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वार जो था 1967 का, इतना ज़्यादा वार ऐसा था कि ये हर एक के माइंड में सेट हो गया था, हर कंट्री के। तब उसके बाद में बहुत सारे ग्रुप बने हैं। 1967 के बाद में जब ये इजराइल का 6 डे वार जो चला था, इसमें इजराइल ने अरब कंट्रियों से साथ में वार किया था। तो 1967 के बाद में बहुत सारे जो कह सकते हैं कि ग्रुप बनकर तैयार हो गए थे अलग अलग रीजन में। चाहे वो OIC ले लीजिए, चाहे आप इसको आसियान को ले लीजिए, बहुत सारी कंट्रियों के ग्रुप ऐसे अलग अलग बन गए थे। अब यहाँ पर जो आसियान है तो वे 1967 में इस्टेबल हुआ था, और वो भी कब, जब एक आसियान डिक्लेरेशन कह सकते हैं, या बैंकॉक उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र। और वही फाउंडर जो इसके फाउंडिंग नेशंस थे। तो सबसे पहले क्या था कि इसमें सिर्फ 5 ही फाउंडर इसके मेंबर थे। कौन कौन से थे,
यहाँ पर आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा, फिलीपींस मिल जाएगा और सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन बन जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैप में। आपका इंडोनेशिया मिल जाएगा, जो ये आपका ब्लू कलर का है, ये इंडोनेशिया है। और साथ में आपका मलेशिया मिल जाएगा, ये मलेशिया है। और फिलीपींस मिल जाएगा, जो सबसे अलग इधर दिख रहा है आपको। और सिंगापुर एक छोटा सा ये कंट्री यहाँ पर सिंगापुर दिखेगी आपको। और थाईलैंड ये येलो कलर का जो है ये थाईलैंड। तो ये इसके फाउंडर मेंबर थे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ये क्या होता है कि कुछ समय बाद ही ये डबल हो जाते हैं 90 में। 67 में क्या होता है, स्टेबल होता है। और लगभग 1990 में ये क्या हो जाता है, 1990 में इसमें डबल हो जाते हैं। मतलब इसमें से और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वियतनाम का वार जो हुआ था 1967 में, जो जिसमें चाइना ये सब थे। तो इसमें इस वार में क्या हुआ था कि इस वार के बाद में बहुत सारी कंट्री जो थी, जो यहाँ पर जो ईस्ट और इसकी कंट्री थी, दक्षिण की, साउथ ईस्ट की, तो ये कंट्री बहुत सारी इसमें आकर के मिल गई थी इस ग्रुप में। जैसे आपका ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस, म्यांमार, ये बाद में कंबोडिया और इन्होंने ज्वाइन किया था आफ्टर वियतनाम वार जो हुआ था 1970। इसका एक मैं वीडियो आपको आगे ज़रूर बनाऊंगा, इसका वियतनाम वार का क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। और साथ में 1995 में क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट से, और एक सबसे बड़ा इनका एक एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, 1995, क्या कि जितने भी मेंबर हैं उन्होंने साइन किया और एग्रीमेंट किया कि जो आसियान कंट्री हैं वो न्यूक्लियर फ्री जोन होगा। मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियर नहीं होगा। इस तरीके का 1967 में भी इनका ये जो विजन था वो अडॉप्टेड किया 2020 का। बाली कॉन्कॉर्ड ये 2003 में आया। 2007 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक सेबू डिक्लेरेशन हुआ था। 2008 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आसियान चार्टर्ड कम इनटू द फोर्स लीगली बाइंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द रिच। और यहाँ पर ये 2015 में इन्होंने आसियान कम्युनिटी लॉन्च किया था। तो इस तरीके का ये आगे यहाँ पर ग्रुप बढ़ता गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं आसियान कम्युनिटी इंक्लूड द 3 पिलर्स, इसके पिलर्स की बात करते हैं। कोई भी अगर एक बिल्डिंग तैयार होती है तो पिलर्स मेन ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है तो इसके 3 पिलर हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था चलती है तो बहुत ज़रूरी है। पहला की अगर हम बात करते हैं तो एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है। दूसरी अगर बात करते हैं तो एशियन और इकोनॉमिक कम्युनिटी है। और तीसरा अगर बात करते हैं तो इसका सोशियो कल्चरल है। 3 ये इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिन पे क्या करता है, ये इसी पे 3 ये जो संगठन है, जो ग्रुप है, ये चलता है। अब आते हैं इसका टारगेट जो गोल। तो ज़्यादातर सारे जितने भी ग्रुप हैं आपको कॉमन चीज़ें मिलती हैं गोल में। क्या, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें, और पीसफुल कम्युनिटी, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में। अभी मैंने जो OIC का भी वीडियो कल ही शायद आपको मिला होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर भी आपको वही ये स्टेटमेंट सेम ही मिलता है सभी में। ज़्यादातर ग्रुप में यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट साथ में, और पीसफुल कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सारे ग्रुप में ये कॉमन चीज़ें हैं। और कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि इसका पॉइंट है प्रमोट द रीजनल पीस और स्टेबिलिटी थ्रू द रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस और रूल एंड लॉ। तो नियम कानून के हिसाब से जो है उस तरीके से जो इनके बीच में है उनको हैंडल करना। और जो इसका UN चार्टर है उसके तहत, उसके माध्यम से जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट है उसको क्या करना, सॉल्व करना। तो UN चार्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका जो 51 है तो वो क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में मैंने UN जो आपको वीडियो बनाया उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि UN चार्टर्ड क्या है, 51 जो इसका है। प्रमोटिंग द एक्टिव कॉपरेशन ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस और मैटर ऑफ जनरल इंटरसेक्ट और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और टेक्नो साइंटिफिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, इन सब में ये काम करने के लिए इसका टारगेट ये एम है। और कॉपरेट द मोर द इफेक्टिवली और ग्रेटर यूजेस ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड एक्सपेंशन, इम्प्रूव ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फैकल्टीज, एम्पावरमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड और पीपल। इन सारी चीज़ों पे इसका काम करना क्या है, ये गोल है, इसका एम है। टू प्रमोट द साउथ एशियन स्टडीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो
साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज है उसको प्रमोट करने का, मेंटेन द क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल और रीजनल कॉर्पोरेशन, ये भी एक इसका गोल में आता है। अब अगर इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो ये साउथ ईस्ट एशियन एमटी और कॉर्पोरेशन, इनकी एक ट्रेटी है जिसको हम टीएसी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएसी, जो 1976 में आया था। कंटेन द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एशियन, क्या? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दो फ्रीडम, सारे जितने भी इसके कंट्री मेंबर हैं तो सबके साथ समानता और स्वतंत्रता, सोवरेनिटी जो इसकी संप्रभुता है, इक्वलिटी समानता, टेरिटोरियल और इंटीग्रिटी दो अखंडता को बनाए रखना, और नेशनल आइडेंटिटी फॉर ऑल कंट्रीज, अपने राष्ट्र की एक खुद की अलग पहचान बनाए रखना। तो ये पॉइंट इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करता है, जो 1976 में इनका एक ट्रीटी में आया था कि हर देश की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे से आइलैंड में ये जो बने हुए, तो ऐसा नहीं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मर्ज हो गया उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सब कंट्री की अपनी सोवरेनिटी है और इक्वलिटी है। तो ये एक आसियान का एक पॉइंट है। और राइट टू एवरी नेशन लेड अस द नेशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑफ द कंसर्न, और जो बाहरी है उसके साथ में जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो भी उस चीज़ को भी इसमें क्या है मेंटेन करना है, और नॉट इंटरफेयर द ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। मान लो अगर देश का कुछ आंतरिक मामला है अंदर का, तो उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मतलब अब एक कंट्री है उसमें अलग अलग प्रोविंस हैं या अलग अलग स्टेट हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई इंटरनल मैटर है, तो उसमें से कोई भी कंट्री एक दूसरे पर इंटरनल जो मैटर है उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक ये भी पॉइंट है। और सेटलमेंट द डिफरेंस डिस्प्यूट ऑफ पीसफुल मैनर, तो मतलब पीसफुल तरीके से उसको सेटलमेंट किया जाएगा अच्छे से। और रिनाउंस द वियरिंग द यूज ऑफ द यूज पावर्स, और इफेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ द अमॉन्ग द देमसेल्व्स। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जिस पे इसके गोल थे, कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव थे, जिस पे ये काम करने के लिए बना था। अब इसकी कुछ पावर्स, कुछ शक्तियाँ और कुछ अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है ये क्या कि जो आसियान है तो इफेक्ट द एशिया पैसिफिक ट्रेड, सबसे बड़ा इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू एंड मोर देन इट द मेंबर ऑफ द सिंगल हार्डली, तो सबसे बड़ा एक पॉइंट इसके पास कह सकते हैं, एक बड़ा एक पावर है जो कि ये क्या करता है, जो एशिया पैसिफिक ट्रेड है उसको इफेक्टिव करता ही है, क्योंकि जितने भी ट्रेड अगर वहाँ से हो रहे हैं एशिया से पैसिफिक से तो इफेक्ट करेगा। और अगर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पार्ट अगर देखते हैं तो इट कवर द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लगभग में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तीसरा ऐसा मतलब हिस्सा कह सकते हैं कि वर्ल्ड का है जो कि इस ग्रुप में शामिल है। और मोर देन द हाफ ऑफ इज द बिलो एज ऑफ 30, और लगभग में 30 से कम एज वाले ग्रुप वाले यहाँ पर हैं अभी, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। इकोनॉमिक सिनेरियो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भी है ये वर्ल्ड की, क्योंकि मार्केट बिगर देन यूरोपियन यूनियन एंड द नॉर्थ अमेरिका, अगर इनको देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा आगे ये निकल जाता है। और एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर एशिया की अगर बात करें तो एशिया में ये थर्ड पोजीशन पे आ जाता है ग्रुप इकोनॉमी में, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये 6 में आ जाता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये बहुत ही किसी कंट्री के लिए होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, फ्री ट्रेड FTA बोलता है। तो इसका एग्रीमेंट किसके साथ में, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 7 के साथ में सब FTA है इसका। तो फ्री ट्रेड करने में भी इसको प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं होती है, कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है इसके पास में। द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टारगेट इन द ग्लोबली, तो लगभग में निवेश करने की अगर बात करते हैं तो लगभग में ये 4th पोजीशन पे आ जाता है ग्रुप, ये कंट्रीज। और एशियन शेयर द ग्लोबल एक्सपोर्ट इंक्रीज द 7% 2016 कंपेयर टू 2% ऑफ 67। तो जब ये बना था 1967 में, तो जब इसका ग्लोबली देखा जा रहा था तो 2% का इसका एक्सपोर्ट था, लेकिन 2016 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये 7% का इसका क्या हो गया है, एक्सपोर्टिंग हो गया है। और आसियान सिंगल एविएशन मार्केट ओपन स्काई है पॉलिटिक्स के लिए, और इसमें से जिससे क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये मिला कि अपॉर्चुनिटी की इसका ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हुई है।
आसियान द कंट्रीब्यूट द रीजनल स्टेबिलिटी, तो ये सबकी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। क्रिएटिंग द नेसेसरी क्राइटेरिया द प्रमोटिंग द एनवायरनमेंट और कॉमन चीज़ें, तो ये चीज़ें को प्रमोट करता है। और चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, तो ये तो उसकी अपॉर्चुनिटी और पावर थी। अब आते हैं चैलेंजेस, इसके साथ में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या ये फेस कर रहा है, क्या ये ग्रुप सही चल रहा है। तो रीजनल अगर हम बात करते हैं तो इम्बैलेंस द इकोनॉमिक सोशल स्टेटस सिंगल मार्केट, क्योंकि अगर सोशल स्टेटस और सिंगल मार्केट यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरा ये है कि द गैप बिटवीन द वेल्थ और पॉवर्टी, दोनों के बीच में ये गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें से अगर 10 कंट्री हैं तो 10 कंट्री में कोई कंट्री बहुत ज़्यादा ही एक कह सकते हैं वेल्थ है, और एक कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो ये एक बैलेंस तरीके का नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द आसियान मेंबर स्टेट द हाग एंड द इनकम इनइक्वलिटीज द आल्सो हाई। जैसे यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे सिंगापुर एक छोटा सा है, लेकिन इसकी अगर देखा जाए तो इसकी कैपिटा जो है जीडीपी वो लगभग में $53,000 2000 का अगर हम बताएं 2016 की अगर बात करते हैं। वहीं पर आप अगर कंबोडिया को देख लीजिए तो कंबोडिया का जीडीपी कैपिटा जो है वो लगभग में $1300 है। तो एटलीस्ट इसमें यही एक प्रॉब्लम हो जाती है, फेस करना पड़ता है कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फेस द शॉर्टेज द रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंट द रीजनल प्लान्स और द कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर एक इक्वलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो आपस में कहीं ना कहीं एक दो कंट्रियों के बीच में एक मनमुटाव जरूर आ जाता है। और पॉलिटिकल अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, कहीं पर डेमोक्रेसी है तो कहीं पर कम्युनिस्ट है तो कहीं पर ये अथॉरिटियन है। अभी देखो म्यांमार में क्या हुआ कि वहाँ पर पहले डेमोक्रेसी सोचा जा रहा था, अब वहाँ पर क्या है कूप वहाँ पर आ गया। हाँ, तख्ता पलट होकर के वहाँ सैनिक शासन आ गया, जुंटा। ठीक है। तो और दूसरा एक और इसके चैलेंजेस क्या, साउथ चाइना सी इज़ द मेन इशू कॉजिंग ऑफ द रिफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। भैया जो साउथ चाइना है जिसमें चाइना कहता है वो सब पूरा मेरा ही है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है, चैलेंजेस है इनके लिए, आसियान के लिए। आसियान हैज़ बीन डिवाइडेड तक कि ह्यूमन राइट इशू फॉर एग्जांपल रिफ्ट एंड द म्यांमार अगेंस्ट द रोहिंग्या, ये भी एक सबसे बड़ा इशू आसियान के लिए आ जाता है, क्योंकि आप म्यांमार में जो रोहिंग्या है तो उसका इशू सबसे बड़ा आ जाता है। तो अगर जो कंट्री मेंबर है तो उसके लिए सपोर्ट में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये भी सारी कंट्रियों के, अब उसमें कुछ कंट्रियां हैं जो सपोर्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि फिर वो अपना दूसरी कंट्री के साथ में जो ट्रेड है उसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये चैलेंजेस इनके सामने आ जाता है रोहिंग्या को लेकर के। और द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगोशिएट एंड द इंटीग्रेटेड अप्रोच द चाइना पर्टिकुलर रिस्पॉन्स द बॉर्ड, तो हमेशा चाइना जो साउथ चाइना सी है इसको लेकर के हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। और एम्फेसिस द कॉन्सिस ऑफ द फ्लो मेन फ्लो, अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। देयर नो सेंट्रल मैकेनिज्म द इम्प्लीमेंट क्वेश्चन, कोई इसका सेंट्रल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंट्रल एक पूर्वाधार है, सब अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग विचार हैं, कोई एक केंद्रीकरण नहीं है कह सकते हैं हम। इनफिशियंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट द मैकेनिज्म वेदर द इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, मतलब कोई एक कह सकते हैं इनसफिशियंट डिस्प्यूट के लिए कोई अच्छा ढंग का यहाँ पर नहीं मिलने को देखने को मिलता है। अब आते हैं थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इंडिया और आसियान के बीच में क्या चल रहा है। तो इंडिया और इंडिया का रिलेशनशिप अगर आसियान के साथ में अगर देखा जाए तो की पिलर के तौर पे देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि लगभग इंडिया का ऑलरेडी 25 साल से डायलॉग पार्टनरशिप है और 15 साल से समिट लेवल इंटरेक्शन है और 5 साल से लगभग में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इंडिया का आसियान जो ग्रुप है, जो कह सकते हैं आसियान कंट्री, तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है इनके साथ में और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी चलता है। अगर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की अगर बात करते हैं तो एशिया इंडिया आसियान इज़ द इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन सा? 4th लार्जेस्ट। और इंडिया एस्टिमेट ट्रेड आसियान अबाउट लगभग में 10.6% ट्रेड करता है टोटल ट्रेड का। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट आसियान कंट्री लगभग में 11.28% क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और साथ में अगर हम बात करते हैं क्या कि और भी प्राइवेट सेक्टर हैं तो एंटरप्रेन्योर ये सारी एशियन कंट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं इस तरीके का। अगर हम बात कर लेते हैं इसका एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक, जो कि एक बिम्स्टेक क्या है, तो अगर हम इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन।
तो ये बिम्स्टेक का है, इसकी भी मीटिंग होती रहती है। देखने को ये मिलता है कि एशियान जो हमारे आसियान कंट्री उसमें से 5 आउट ऑफ 7 मेंबर हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका 2 और अदर मेंबर्स हैं। तो इस तरीके ये बिम्स्टेक एक जो कह सकते हैं एक बे ऑफ बंगाल है उसके रीजन के आसपास जो है उनका भी एक ये ग्रुप है बिम्स्टेक। तो ये चर्चा में रहता है इसकी भी काफ़ी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।